नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल से गंगा नदी के उद्गम, साथ ही साथ वो कहाँ जाकर कहीं की बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। पूर्वगामी नदी थी, किस प्रकार से नदी थी, ये सब डिटेल में, इतना डिटेल में कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है, वो सब हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया है। तो वो उस लेक्चर में हमने क्या किया था कि सिर्फ गंगा नदी के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम उस गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी तो होंगी, उन सहायक नदियों के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है क्या कि भैया गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और उसके बाद में सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और देवप्रयाग में दोनों आके यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में से गंगा का नाम दे दिया जाता है ना। ये सब हमने देख लिया। ये जो आपको सीमा आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये जो आपको सीमा दिख रही है, ये नेपाल की सीमा है। आपको याद रखना है किसकी सीमा है ये, आपकी ये नेपाल की सीमा आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये नेपाल की सीमा है। ये यहाँ पर सिक्किम अपना राज्य है ना, ये पश्चिम, ये बांग्लादेश है, और ये नॉर्थ ईस्ट अपना आ जाता है ना। तो एक बार इस मैप में मैं आपको बता दूं, है ना, कि सहायक नदियों के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आ रही है ये भागीरथी, और यहाँ से अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकल के आ रही है अलकनंदा, दोनों देवप्रयाग में मिल जा रही है। उसके बाद गंगा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर यमुनोत्री है, और यमुनोत्री से निकलते हैं क्या, यमुना नदी, और उसके बाद में ये यमुना नदी आके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। और इस यमुना नदी की सहायक होती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है ये मालवा के पठार से निकलती हैं। उसके बाद में यहाँ से एक टोंस नदी, फिर सोन नदी ये निकलती है, सीधे गंगा में मिल जाती है ना। तो कल को यूपीएससी पूछ ले कि केन नदी सीधे अपना जल गंगा नदी में मिलाती है, तो बिल्कुल नहीं, ये यमुना की सहायक नदी है। फिर यमुना जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में यहाँ पर हुगली, इसकी वितरिका, ये सब जानकारी हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। और यहाँ से छोटा नागपुर के बीचों बीच से निकलती है दामोदर नदी, फिर हुगली में मिल जाती है ना। ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पर है रामगंगा नदी, फिर है गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोसी है, फिर महानंदा नदी है ना। और यहाँ पर बीच में एक नदी बहती है, बूढ़ी गंडक नदी भी बहती है। ये सब हमने एक बार मोटा मोटी एक बार ये देख लिया। अब एक एक करके हम नदियों के बारे में जानकारी हासिल करते जाते हैं, है ना। तो देखिए ये यहाँ पर है भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, और ये यहाँ पर अलकनंदा से आ जाती है ए सतोपत ग्लेशियर से, शतोपत कह दो कि सतोपत कह दो, ये आ जाती है अलकनंदा, और यहाँ पर जो है ये देवप्रयाग में आके मिल जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये गंगा नदी के नाम से आगे जानी जाती है ना। ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हम इस प्रकार से आप कल्पना करते चलिएगा, है। हाँ जी, क्योंकि बनाने को मैं आपको मैप लगा के उसमें दिखा देता कि देखिए यहाँ है, ये है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं आपको बना के बताऊंगा तो अगर एग्जाम में आपको बनाना हो तो भी आप बना पाओगे। दूसरी बात, आपके दिमाग को थोड़ा ग्रास्प करने का टाइम मिलता है ना। बाकी इसके लिखी हुई जो है वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ, है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा। इसमें बाद में हमने देख लिया यहाँ से जो नदी आ जाती है अलकनंदा, ये भागीरथी, देवप्रयाग में दोनों मिल जाते हैं, और ये गंगा नदी के नाम से आगे जानी जाती हैं। यहाँ पर फिर एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा नदी, है ना, ये रामगंगा नदी, ठीक है। यहाँ पर है गढ़वाल हिमालय, तो ये गढ़वाल हिमालय से निकलती है, और गढ़वाल हिमालय कहाँ है, यूके मतलब उत्तराखंड में। तो इस गढ़वाल हिमालय से जहाँ पर नदी निकल रही है रामगंगा नदी, ठीक है। और ये रामगंगा नदी कन्नौज, यहाँ पर है कन्नौज, क्या है यहाँ पर, माफ कीजिए इस तरफ लिखता हूँ, यहाँ पर है कन्नौज। तो उस कन्नौज के पास में आकर रामगंगा नदी मिल जाती है गंगा नदी से। ये हमने रामगंगा नदी के बारे में देख लिया है। अब इस रामगंगा नदी के बारे में अगर हम देखें तो आपने जिम कॉर्बेट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, है ना, आपने नाम सुना होगा। रामगंगा नदी यहाँ देख लेते हैं, उद्गम हमने यहाँ देख ही लिया है।
और कन्नौज के पास आके मिल जाती है। ये सब चीज़ें लिखने की आपको जरूरी नहीं है। अब आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद रखना। तो ये रामगंगा नदी इस जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर से होकर बहती है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से होकर रामगंगा नदी बहती है, स्टेटमेंट एक सही है कि गलत है, इस तरह से दो तीन स्टेटमेंट बता देंगी, है ना, एक सही है, दो सही है, तीनों सही है। तो जिम कॉर्बेट से होकर बहती है रामगंगा नदी। आपको एक बात बताऊं, इस जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम पहले रामगंगा टाइगर रिजर्व ही हुआ करता था। और थोड़े दिनों पहले भी इसकी बात चली थी कि इसका नाम वापस जो है वो रामगंगा टाइगर रिजर्व ही कर दिया जाए। ये जिम कॉर्बेट कौन हुआ करते थे? तो ये जिम कॉर्बेट जो है ये आप इनको देखो अगर, तो भारत में ये कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, हाँ, तो इनके नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है ना। कहते हैं कि यहाँ पर एक नरभक्षी बाघिन जो है वो रहा करती थी। नरभक्षी बाघिन जो है यहाँ पर एक रहा करती थी, उसको समाप्त किया था कार जिम कॉर्बेट ने, उसको मार दिया था, इसलिए इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट के नाम पर ही रख दिया जाता है। और आपको याद रखने वाली एक बात मैं यहाँ बता दूं कि इस जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, माफ कीजिएगा, हाँ, यहाँ पर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घड़ियाल जो है वो पाया जाता है। अब देखें, घड़ियाल नॉर्मली जो है इतनी ऊपर नहीं पाया जाता है, तो घड़ियाल देखिए यहाँ आसपास में और कहीं नहीं पाया जाएगा, यहाँ घड़ियाल पाया जाता है। तो रामगंगा नदी में यहाँ पर जो है जिम कॉर्बेट के अंदर ही पाया जाता है घड़ियाल, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो ये चंबल वगैरह की जो नदियाँ हैं वहाँ पाया जाता है, और ये कुछ नेपाल वगैरह में भी पाया जाता है, और बाकी देशों में नहीं पाया जाता है। एक वक्त में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ घड़ियाल पाए जाते थे, परंतु खा गए मार मार के लोग, इंसान क्या छोड़ता है ना। और ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये तराई क्षेत्र में पड़ता है ना, तराई क्षेत्र में पड़ता है। ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो एक इस तराई क्षेत्र में ही पड़ता है ना। ये हमने यहाँ पर देख लिया। कोई लाल सिर का तोता भी यहाँ पर पाया जाता है, वो कोई जरूरी नहीं है। तो पहले नदी हमने देख ली है रामगंगा, कन्नौज के निकट ये मिल जाती है गंगा नदी से आके, है ना। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। तो सबसे पश्चिम में अगर इसकी कोई सहायक नदी आ जाएगी तो ये यहाँ पर, अगर हिमालय से आने वाली नदियों की बात कर रहा हूँ, और इसके बाएं तट से मिलने वाली, दाएं तट से मिलने वाली देखेंगे तो यहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकलती है, परंतु बाएं तट पर आके मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? रामगंगा, जो कि गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में गोमती नदी आती है ना। तो देखिए यहाँ पर गोमती नदी आती है। अब गोमती नदी के बारे में एक याद रखने वाली बात यह है, गोमती नदी के बारे में आप बात याद ये रखना कि ये गोमती नदी हिमालय से ना निकलकर ये तराई क्षेत्र से निकलती है, उत्तर प्रदेश से, यूपी के तराई प्रदेश से ही ये निकलती है। फुल्लर नाम की एक झील है कौन सी झील? फुल्लर झील, फुल्लर झील से ये निकलती है। यहाँ पर हम लिख दें गोमती नदी। तो ये गोमती नदी जो है ये फुल्लर नामक झील से निकलती है, तराई क्षेत्र से, ये हिमालय से नहीं निकलती है। तो बाएं तट पे आकर मिलने वाली गंगा की ऐसी सहायक नदी जो हिमालय से नहीं निकलती हो, तो वो कौन सी होगी? गोमती नदी। यहां लिखते हैं गोमती नदी। तो बाएं तट पर मिलने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है, बल्कि ये तराई क्षेत्र में मैदान से निकलती हैं। क्या करती है? मैदान से निकलती है। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रख लेना है। उसके बाद में देखिए ये नदी क्या करती है, इस नदी पर, गोमती नदी पर ही यहाँ पर लखनऊ है और यहाँ पर है जौनपुर। तो याद रखना, लखनऊ कौन सी नदी पर बसा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो गोमती नदी पर। साथ ही साथ जौनपुर कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो वो भी इसी गोमती नदी पर है। अब देखिए, कल को यूपीएससी आपसे पश्चिम से पूर्व की ओर शहरों का क्रम पूछ सकती है, समझ रहे? तो यहाँ पर आपको दे दे हरिद्वार, है ना, यहाँ पर जो है आपको
हरिद्वार दे दिया, यहाँ पर कन्नौज दे दे, फिर जौनपुर दे दे या लखनऊ दे दे, है ना, फिर आपको दे दे कि प्रयागराज दे दे, तो आपको लोग पूछ रहे हैं कि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर इनका क्रम याद करिए, लगाइए। तो ऐसा कोई बैठता तो है नहीं कि कौन से शहरों का क्रम कैसा है। तो इसीलिए इस तरीके से आपको याद रखना कि भाई रामगंगा नदी कन्नौज में आके मिलती है, तो रामगंगा पहले थी, पश्चिम में पड़ती है गोमती से, तो पहले कन्नौज आएगा। और कन्नौज से पहले ही हरिद्वार में तो बाहर निकलती है ये गंगा नदी मैदानों में, तो हरिद्वार पहले आएगा। और फिर इसके बाद में गोमती नदी पर ही लखनऊ है, तो इसका मतलब रामगंगा के बाद में गोमती पे लखनऊ आएगा, तो कन्नौज के पूर्व में की तरफ है। इस प्रकार से आपको ये सब का कंसेप्ट भी याद रख लेना है। तो यहाँ पर लखनऊ और जौनपुर जो है वो यहीं पर आके आप कहोगे इसी नदी के किनारे पर है। और वाराणसी के पास में यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या है, वाराणसी, वाराणसी के निकट जो है ये आपको आके मिल जाती है गंगा नदी से आकर गोमती नदी मिल जाती है। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में नया पेज ले लेते हैं। उसके बाद में फिर एक बार अपना जो है मैप उसी प्रकार से बना लेते हैं, पर जो जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो चीज़ों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटी जगह पे लिख देंगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि भैया रामगंगा नदी आ गई है ना। यहाँ पर हमने देख लिया कि तराई क्षेत्र से आके वाराणसी के पास में मिल जाती है क्या, गोमती नदी। यहाँ पर लखनऊ है, यहाँ पर जौनपुर है, ये लखनऊ है, यहाँ जौनपुर है, यहाँ पर के मतलब कन्नौज है ना। ये कौन सी नदी है, रामगंगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक नदी के बारे में जिसका नाम है घाघरा नदी, है ना। तो ये नदी कौन सी दिख रही है आपको, अभी से डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो इसको बढ़िया से बना लेते हैं। ये कौन सी नदी है यहाँ पर, घाघरा नदी। यहाँ तो रामगंगा गोमती घाघरा, ये क्रम भी आपको याद रखना है। अब ये घाघरा जो नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत के पास में, माप चाचुंगो ग्लेशियर है एक, तो इसका उद्गम जो है पहले लिख लेते हैं हम घाघरा, है ना। तो इसका उद्गम तो होता है तिब्बत में, तिब्बत में कहाँ, तो माप चाचुंगो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से इसका उद्गम हो जाता है किस नदी का, घाघरा नदी का। फिर ये नदी जो है तिब्बत के बाद में नेपाल में प्रवेश करती है ना। तो नेपाल में जो है इसको जाना जाता है कर्णाली नदी के नाम से। कौन सी नदी के नाम से, कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में से फिर कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है ना। अब देखिए इस ये घाघरा नदी है, इस घाघरा नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। तो सबसे पूर्व में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है राप्ती, माफ कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक नदी आती है उसका नाम है शारदा, और सबसे पूर्व में इसकी एक नदी आ जाती है जिसका नाम है सरयू, है ना। और इसी सरयू नदी के किनारे पर जो है वो अयोध्या, आपको अयोध्या या पहले से फैजाबाद कहा जाता था, तो वो अयोध्या या फैजाबाद जो है इसी सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, आपको याद रख लेना। और ये सरयू नदी जो है बदले में घाघरा नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जानने वाली ये है कि ये जो शारदा नदी है, इस शारदा नदी को नेपाल में कहा जाता है काली नदी, है ना। शारदा को नेपाल में काली नदी कहा जाता है, समझ गया बात। तो इस शारदा नदी को नेपाल में काली नदी कहा जाता है, परंतु इस शारदा की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है काली नदी। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, इसे काली, यानी कंफ्यूज मत है ना। शारदा को नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है, पर हम भारत के तौर पर देखें तो इस शारदा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्या, काली नदी, है ना। तो अगर हम अब देखें, अब अगर इस शारदा वाले पार्ट को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, है ना, छोड़ो यहाँ पर, ये शारदा नदी है और यहाँ पर शारदा नदी की सहायक नदी है काली नदी। ये काली नदी इस शारदा नदी की सहायक नदी है ना। तो ये जो काला पानी वाला विवाद चल रहा है ना, वो काला पानी वाला विवाद यही है।
देखिए नेपाल क्या कहता है कि भाई नेपाल में ये काली नदी के नाम से जानी जाती है, शारदा नदी, और इसकी सहायक नदी है काली नदी। भारत कहता है भाई इसकी सहायक नदी है काली नदी। अब यहाँ पर नेपाल और भारत की जो बाउंड्री डिसाइड होती है वो क्या होती है, ऐसा होगा भाई काली नदी की जो सीमा है वो भारत की और नेपाल की सीमा है। यानी कि अगर हम देखें इस प्रकार से, ये यहाँ पर देखिए, है ना, ये पर देखिए, ये आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ से काली नदी बहती है। तो ये बात होगी कि भाई नेपाल और भारत की सीमा जो है ये काली नदी बनाती है। तो भारत तो ये कहता है कि भाई ये काली नदी जो है ये शारदा नदी आप काली नदी कहते हो ना, वो काली नदी है। पर नेपाल क्या कहते हैं, नहीं, काली नदी हम मानेंगे ये, है ना। मान लीजिए यहाँ पर जो है काली नदी है, जो शारदा नदी है, तो नेपाल क्या कहता है, नहीं, ये शारदा वाली काली नदी नहीं है, काली नदी है ये, यहाँ पर काली नदी बहती है। तो नेपाल क्या कहता है, ये जो काली नदी है ना, ये जो इसकी सहायक नदी है, ये जो है वास्तविकता में काली नदी है। तो हमारा क्षेत्र जो है वो नेपाल का यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। पर भारत कहता नहीं, आपका भाई काली नदी ये है वास्तविकता में। तो आपका जो क्षेत्र है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, ये वाला पार्ट तो पार्ट हमारा है उत्तराखंड का। तो ये वाला जो पार्ट है इनके बीच का, ये वाला जो क्षेत्र है, यही जो है वो विवादित क्षेत्र है। अब विवादित क्षेत्र नेपाल कहता है, पर है तो हमारा, नेपाल के कहने से क्या होता है ना। इस प्रकार से हम देख लेंगे कि ये घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती, और इस राप्ती के बाद में यहाँ पर एक शारदा नदी और एक सरयू नदी। इसी सरयू नदी के किनारे पर है अयोध्या फैजाबाद, और इस शारदा नदी को नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है, और इस शारदा की एक सहायक नदी भी है काली नदी, और इन दोनों के बीच में ही है ये जो डिस्प्यूटेड एरिया, ये हमने देख लिया। तो घाघरा नदी के बारे में हमने देख लिया। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, मापचुंगचो ग्लेशियर से, मापचाचुंगचो ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है। नेपाल में से कर्णाली के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में भारत में इसको काली नदी के नाम, घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये सब चीज़ें हमने इसके बारे में देख ली है, ठीक है। और फिर ये घाघरा नदी आके पटना के पास में, पटना में नहीं, पटना के पास में देखिए, ये यहाँ पर पटना है, तो पटना के पास में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है घाघरा नदी। पटना के पास समीप गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी, ये जो आपको घाघरा नदी देखने में आ रही है, समझ गए। अब अगली नदी आ जाती है गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं, यहीं पे बना लेते हैं गंडक नदी। तो देखिए ये गंडक नदी फिर यहाँ से अपनी शुरू होती है, गंडक नदी यहाँ पर बना लेते हैं हम। और ये गंडक नदी भी जो है ये पटना के समीप ही आकर गंगा से मिलती है। ये कौन सी नदी है, गंडक नदी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं गंडक नदी के बारे में। मैं ये जो है क्रम से आपको नदियाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक एक नदी के बारे में देख लिया, बाद में एक साथ मैं लास्ट में पूरी नदियाँ एक साथ भी ड्रॉ करके बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। अभी आप एक एक करके समझ लीजिए। तो ये जो गंडक नदी है ये जो है कहाँ से निकलती है, तो ये गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से, नेपाल में शालिग्राम से, और उसे शालिग्राम या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको नारायणी या शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। बाद में ये नदी आके देखिए कहाँ पर, पटना के पास में आके मिल जाती है गंगा नदी से, एग्जैक्ट पटना में नहीं, तो देखिए रामगंगा कन्नौज के पास में आके मिल जाती है गंगा नदी से। गोमती नदी लखनऊ और जौनपुर इसी के किनारे पर है, और ये वाराणसी के पास में आकर मिल जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर वाराणसी है। तो वाराणसी के पास में आकर ये गोमती नदी जो है मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। उसके बाद घाघरा नदी जो है पटना के पास में, और गंगा नदी भी पटना के पास में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। ये हमने देख लिया। उसके बाद में एक छोटी सी नदी यहाँ पर आती है जिसका नाम है बूढ़ी गंगा नदी, है ना। तो यहाँ पर हम देख लें, तो देखिए ये इसलिए बूढ़ी गंगा बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो है गंगा और बूढ़ी गंगा को
सेम समझ लेते हैं। तो गंगा और बूढ़ी गंगा जो है सेम नहीं है, इतना आपको याद रखना है। और गंडक नदी के बूढ़ी गंडक, माफ कीजिएगा, गंगा नहीं, बूढ़ी गंडक। तो याद रखिएगा कि एक तो ये गंडक और बूढ़ी गंडक एक नदी नहीं है, समझ रहे आप। और ये गंडक नदी के पूर्व में है बूढ़ी गंडक नदी। तो ये गंडक नदी के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है कोसी नदी। तो ये हम वापस से देख लेते हैं, छोटा छोटा वापस से अपना बना लेते हैं, है ना। यहाँ से देखिए ये रामगंगा नदी आके मिल जाती है। राम गंगा नदी कहाँ पर, कन्नौज के पास में। उसके बाद में यहाँ से गोमती नदी निकलती है और इस गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ और जौनपुर स्थित है। और ये निकट वाराणसी के पास में आके मिल जाती है गंगा नदी से। और उसके बाद में रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी, है ना। घाघरा नदी देखिए, और घाघरा, और यहाँ पर आती है गंडक, है ना। ये है यहाँ पर घाघरा, गंडक। ये आके देखिए वाराणसी के पास में, आपको हो तो माफ कीजिएगा, पटना के पास में आकर मिल जाती है गंडक से। फिर यहाँ पर एक बूढ़ी गंडक आती है, जो जो मैंने बता दी वो मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक नदी आती है कोसी नदी। और एक कोसी नदी देखिए कहाँ से आती है, एक कोसी नदी आती है तिब्बत से। कोसी नदी कहाँ से आती है, तो कोसी नदी आती है, ये निकलती है तिब्बत से, ठीक है। ठीक है साहब, यह है कोसी नदी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी के बारे में आपको जानने वाली बात यह है, एक तो इसे कहा जाता है बिहार का शौक, है ना। उद्गम होता है इसका तिब्बत से, है ना। फिर तिब्बत से ये नेपाल में आती है और नेपाल के बाद में बिहार में ये प्रवेश कर जाती है। बिहार का शौक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रतिवर्ष जो है इसमें बाढ़ आती है, और छोटी मोटी बाढ़ नहीं आती, बड़ी भयंकर बाढ़ ये आती है। और ये विसर्पण करती है ये नदी, और वो भी अत्यधिक मात्रा में। अत्यधिक विसर्पण के कारण कुख्यात ये नदी मानी जाती है। अब कहोगे कि सर गंडक नदी, घाघरा नदी, ये भी तो आज निकल रही है हिमालय से, ये इतने मार्ग क्यों परिवर्तित नहीं करती है। वो इसलिए, एक तो ये कोसी नदी निकलती है कहाँ से, तिब्बत से। और तिब्बत में ये निकलते वक्त और नेपाल में ये एक नदी नहीं होती, 7 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, इसलिए इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है ना। सप्तकोशी, सप्तकोशी क्यों, क्योंकि नेपाल में इसकी 7 सहायक नदियाँ हैं, इसलिए इसे सप्तकोशी नदी भी कहा जाता है ना। क्योंकि 7 सहायक नदी की वजह से सप्तकोशी कहा जाता है। अब ये तिब्बत से जब निकलती है तो बहुत ऊंचाई से निकलती है और बहुत तेज ढाल होता है, तो वहाँ से ये निकलती है। परंतु जैसे ही नेपाल के बाद में भारत में प्रवेश करती है, वहाँ पर मैदानी क्षेत्र आ जाता है एकदम से, है ना। तो मैदानी क्षेत्र में आने की वजह से ये जो गाद इकट्ठा कर लेती है, निक्षेप इकट्ठा कर लेती है, जलोढ़ निक्षेप, तिब्बत से निकलते वक्त और नेपाल में सप्तकोशी की वजह से, अब वो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने की वजह से अब इसमें बहाव तेज तो होता नहीं है, और वो अब आगे उनको जलोढ़ निक्षेपों को नहीं पहुंचा पाती है, इसलिए वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, क्योंकि उसके मार्ग में तो वो जलोढ़ इकट्ठा हो जाते हैं, इसकी वजह से इसमें बाढ़ आती रहती है। तो यहाँ पर ये जो नदी है, ये है कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे पूर्व दिशा से एक नदी, अगर हम कहें कि बाएं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी, तो वो नदी है, यहाँ पर एक नदी आती है जो हम कहें कि बंगाल और बिहार की सीमा पर बहती है, इसका नाम है महानंदा। महानंदा नदी, इस नदी के बारे में भी हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी थी, तो इस महानदी, नंदा नदी के बारे में भी हमने देख लिया। तो ये सारी सहायक नदियाँ हो गई किसकी, गंगा नदी की। कौन सी, सबसे पूर्व में देखिए यहाँ पर रामगंगा, फिर यहाँ पर है देखिए गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। तो देखिए सबसे पूर्वी बाएं तट की महानंदा,
सबसे पश्चिमी बाएं तट की तो कौन सी? रामगंगा। ये फैक्ट इतने याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। शहरों को अगर क्रम में लगाने के लिए बोल दें तो कन्नौज आएगा। कन्नौज के बाद में देखिए यहाँ पर हम वाराणसी वगैरह को, यहाँ पर हरिद्वार वगैरह है तो उनको लगा सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर देखिए आ जाता है क्या, अपना प्रयागराज में। तो ये हमने देख लिया कि बाएं तट से आने वाली नदियाँ जो है वो कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब अगर हम आ जाते हैं पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में यहाँ पर प्रयागराज यहाँ नहीं है, प्रयागराज यहाँ है ना। अब नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं बनाते हैं, आराम से समझेंगे, जल्दबाजी किसी की नहीं है हमें। ये भागीरथी, ये अलकनंदा, देवप्रयाग में मिल गई, और ये गंगा के नाम से फिर जानी जाती है आगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है अपनी यमुना नदी, और ये यमुना नदी आकर यहाँ पर प्रयागराज में आकर मिल जाती है। ये कौन सी जगह है? प्रयागराज। प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये कौन सी है? यमुना नदी। तो ये प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। तो यमुना के बारे में हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ चोटी से निकलती है। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, समझे आप। उसके बाद में ये अगर हम देखें तो फिर आगे आती है और ये मिल जाती है प्रयागराज में आकर गंगा नदी से। इतनी चीज़ें तो आपको याद ही रह जाने वाली हैं, है ना। इसमें तो कोई वो दोहराई वाली बात ही नहीं है कि प्रयागराज में आके मिलती हैं। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये यहाँ पर आपको फैक्ट याद रख लेना है। और इसी के तट पर अगर हम देखें तो यहाँ आपको दिखेगा यमुना पर दिल्ली। अगर हम और भी इसको डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मथुरा, और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आगरा। ये सब जो है इसी यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए सारे शहर हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसके बारे में और देखें तो इस यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें हैं, अगर हम देखें तो जिनमें आएगी, ये एग्जैक्ट मत देखना कि यहाँ मथुरा और आगरा के बीच में, ये एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पर एक नदी आती है चंबल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक नदी और निकलती है सिंध, यहाँ से एक नदी निकलती है बेतवा, यहाँ से एक नदी निकलती है केन। ये सारी सहायक नदियाँ किसकी हैं? ये सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं यमुना की। और ये निकलती कहाँ से हैं? तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मालवा का पठार। तो ये मालवा के पठार से चंबल, सिंध, केन, बेतवा, केन, ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी इनका याद रख लेना है। अब इस केन और बेतवा के बीच में यहाँ पर देखिए एक लिंक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, केन बेतवा लिंक, है ना। केन बेतवा लिंक, यहाँ ना लिख के मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, केन बेतवा लिंक परियोजना। इसे हम नाम देते हैं भारत की पहली ऐसी परियोजना है ये, लिंक वाली परियोजना, जिसे कार्यान्वयन किया जा रहा है। और यहीं पर देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यहीं पर है, क्या है यहाँ पर? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो इन्हीं दोनों नदियों के बीच में स्थित है। और ये लिंक किया जा रहा था, इसकी वजह से लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, जो नेशनल एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, कि भैया नहीं, इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये आपको ये भी याद रख लेना है। तो यमुना की सहायक नदियाँ होगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये सीधे
गंगा में अपना जल विसर्जित ना करके ये कहाँ करती हैं, ये यमुना में अपना जल छोड़ती हैं। उसके बाद यमुना जो है वो प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से। और इस प्रयागराज में गंगा, यमुना और एक सरस्वती नदी का जो आप कहोगी पौराणिक नदी है, उसका भी संगम होता है, इसलिए इसे प्रयागराज कहा जाता है। उसके बाद में एक नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है टोंस नदी, जो कि सीधे गंगा में अपना जल गिराती है। और उसके बाद में यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, सोन नदी, है ना। तो जो सोन नदी है ये निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था सतपुड़ा के बारे में, तो राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल, ये 4 श्रेणियाँ वहाँ पर हुआ करती थी। इस महादेव, ये मैकाल श्रेणी है, वहीं से ही वहीं पर है अमरकंटक। और यहाँ से एक तो सोन नदी निकलती है और एक नदी पश्चिम की तरफ चली जाती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी, है ना। इस अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और ये सोन नदी जो है आकर मिल जाती है कहाँ पर, यमुना में आकर मिल जाती है, पटना के पास में ही, ठीक है। और इस सोन नदी की एक सहायक नदी होती है रिहंद नदी। रिहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक है। और इस रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंथ एक आप कहो कि जलाशय बना हुआ है, जलाशय या आप इसे बांध कह सकते हो। तो ये कौन सी नदी पर है, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर ही ये बना हुआ है, ये आपको पता लगना चाहिए। पटना के पास में आके फिर ये मिल जाती है कहाँ पर, पटना के पास में गंगा नदी से आकर मिल जाती है पटना के पास में, ठीक है। ये सब जानकारी हमने हासिल कर ली है गंगा नदी के बारे में, है ना। अब आप कहो तो मैं एक बार सारी नदियों को वापस से जो है ड्रॉ यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। अब देखिए समझते जाना। अब आपको ये सारी नदियाँ याद होगी होंगी वैसे। ये अलकनंदा नदी है, ये देवप्रयाग है ना। सारी चीज़ें लिखूंगा तो आएगी नहीं ना। ये भागीरथी है, अलकनंदा है। उसके बाद में ये नदी आती है यहाँ पर ऋषिकेश है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैदान में आ जाती है हरिद्वार में। उसके बाद में ये नदी आगे की तरफ बह जाती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा, रामगंगा। और इस रामगंगा पर ही बना हुआ है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रख लेना है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर से ये बहती है, रामगंगा नदी होगी। उसके बाद में यहाँ तराई क्षेत्र से निकलती है गोमती नदी, और ये रामगंगा नदी जो है कन्नौज के पास में मिल जाती है। ये है आपकी गोमती नदी, और ये वाराणसी के पास में आकर मिल जाती है किससे, गंगा नदी से अयोध्या और जौनपुर, माफ़ कीजिए लखनऊ और जौनपुर जो है इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, ठीक है ना। उस गोमती के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, आ जाती हैं यहाँ पर अपनी गोमती घाघरा नदी जो कि नेपाल से निकलती है, घाघरा नदी। और यहाँ पर आ जाती है गंडक नदी, घाघरा गंडक। यहाँ पर एक नदी जो आती है बूढ़ी गंडक नदी, है ना, बूढ़ी गंडक। यहाँ पर एक नदी आ जाती है तिब्बत से, कोसी नदी। और यहाँ पर एक नदी आ जाती है बंगाल और बिहार की सीमा पर, महानंदा नदी। तो ये इनका क्रम आपको याद रख लेना है। फिर यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूछ से निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी आके यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ किससे, तो वाराणसी जो है प्रयागराज से पूर्व दिशा में है, ये आपको याद रखना है। तो प्रयागराज से आकर मिल जाती है ये यमुना नदी किससे, गंगा नदी से। इस गंगा नदी पर ही देखिए, यमुना नदी पर ही आप देखोगे यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर मथुरा है, यहाँ पर आगरा बसा हुआ है। और यहाँ से एक नदी निकलती है चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक है, सिंध निकलती है,
बेतवा निकलती है, यहाँ से केन नदी निकलती है ना, हिस्सा सारी मालवा पठार से निकलती है, ठीक है। फिर यहाँ से एक टोन्स नदी निकलती है और यहाँ से एक नदी निकलती है सोन नदी, है ना, ये पटना है, यहाँ पर पटना के पास में आगे गंडक घाघरा और सोन नदी मिल जाती है किससे, यहाँ पर है अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और इससे यहाँ पर एक पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी भी निकलती है ना। इस सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी, और इस रिहंद नदी पर ही यहाँ पर बना हुआ है क्या, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ये सारी नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है, मर जाओ तो भी ये बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। इस घाघरा नदी की सहायक नदी यहाँ हुआ करती थी सरयू नदी, और इस सरयू नदी के किनारे पर ही क्या था, अयोध्या, ठीक है, या जिसे फैजाबाद भी कहते हैं, कहीं पता लगे अयोध्या नदी के फैजाबाद दे दें। ये सारी नदियों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया और आपने गलत किया तो सीधा नरक में जाओगे। मैं तो कहता हूँ नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। सबसे पूर्वी बाएं तट से मिलने वाली नदी महानंदा नदी, सबसे पश्चिमी बाएं तट से मिलने वाली नदी रामगंगा नदी, है ना। वैसे सबसे पश्चिमी नदी तो यमुना नदी है, इसकी जो अगर हम कहें सहायक नदी, ठीक है। ये देखिए ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाती है, और फिर बंगाल में यहाँ पर जो है ये हुगली नदी हो जाती है, फिर वहाँ पर पद्मा, ये सब कहानियाँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। तो अब आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो आज का लेक्चर बस हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। जितना आसान हो सकता है उतने आसान तरीके से मैंने पढ़ाया है। बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वैसे इससे आसान तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब आप यूपीएससी की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को बच्चा मानना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बच्चा मानते रहेंगे एग्ज़ाम में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चों का खेल तो है नहीं, आपको पता भी है ना। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कौन सी नदी बच गई, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका हो जिसे आप रिकमेंड करना चाहें तो अवश्य कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल से इज्जत करते हैं हम, क्योंकि मोटिवेशन वहीं से आता है ना, कृपा वहीं अटकी हुई है। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं एज़ यूजुअल, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।